मैं संजय रावत को पहले ही कह चुका हूं कि उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और उनका दिमाग जो है चल पड़ा है। एक तो पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और अब वो एक महिला को अपमानित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं संजय रावत जी, क्या आपके घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है? आप धरती पे आसमान से टपके हैं क्या? आपको माँ बहन की इज्जत करना नहीं आता? आप गालियाँ पे गालियाँ दे रहे हैं। आप कितने गिरे हुए इंसान हैं यार। ये सरकार गिराने की बात करते हैं कि सरकार गिरा देंगे। अरे जब मर्जी आ जाओ मैदान में, जब मर्जी आ जाओ एकनाथ शिंदे की सरकार गिराने के चक्कर में। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सरकार गिरा दो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। संजय रावत के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कानून के तहत उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। आज आप चैलेंज दे रहे हो कि हमारे साथ तो मंत्री संपर्क में है, हमारे साथ एमएलए संपर्क में है। आओ दोबारा आ जाओ टक्कर में, हम तैयार हैं। हम खड़े हैं, हम ऑटो वाले उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत को लेकर फिर एक बार महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि संजय राउत की एक ऑडियो वायरल हो रही है महाराष्ट्र में और सोशल मीडिया पर, जिसमें संजय राउत एक महिला को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, उसे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और 70 सेकंड के इस ऑडियो में 70 बार संजय राउत ने दी है उस महिला को गाली गलौज। इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शकील सैफी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं संजय राउत की इस ऑडियो क्लिप को जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला को वो धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं? देखिए, मैं संजय रावत को पहले ही कह चुका हूं कि उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और उनका दिमाग जो है चल पड़ा है। एक तो पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और अब वो एक महिला को अपमानित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं संजय रावत जी, क्या आपके घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है? आप धरती पे आसमान से टपके हैं क्या? आपको माँ बहन की इज्जत करना नहीं आता? आप गालियाँ पे गालियाँ दे रहे हैं। आप कितने गिरे हुए इंसान हैं यार। आपको मतलब जो है कंगना को हरास किया, कंगना का घर तोड़ा, उसके बाद आप कितने लोगों की बद्दुआएं लेंगे? आपको कंगना की बद्दुआ खा गई यार। और नवनीत राणा जो हमारी सांसद है और हिंदुस्तान की शेरनी है, उसको आपने तंग किया, उनके पति को तंग किया। और आपको मतलब यार कितने लोगों की बद्दुआ लेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ने पे आपको प्रॉब्लम है, सरकार में जो है काम करने में आपको प्रॉब्लम है। और नवनीत राणा इतना अच्छा काम कर रही हैं महाराष्ट्र सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, उसके बाद आपने उनको जेल के अंदर डाल दिया हनुमान चालीसा पढ़ने पर। आपकी सरकार है क्या ये? आप कितना बड़ा गुंडा अपने आप को समझते हैं? देश की जनता, आप अगर मिल जाओ ना तो देश की जनता आपको पागल कर देगी। वैसे तो आप हो ही पागल, आपको मेंटल घोषित कर ही दिया है, आपको पागल खाने में जाना चाहिए। और उद्धव जी, आपको नाश करने वाला, आपकी पार्टी को नाश करने वाला, आपकी सरकार गिराने वाला, अगर आपको ठोकर लग के भी अकल नहीं आई, मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको अकल आएगी। ये आपको पूरा बर्बाद कर देगा, नस्तो नामूद कर देगा आपकी पार्टी का नाम। आप अच्छे इंसान हैं, आपको इसका समर्थन, इसका साथ छोड़ देना चाहिए। और ये सरकार गिराने की बात करते हैं कि सरकार गिरा देंगे। अरे जब मर्जी आ जाओ मैदान में, जब मर्जी आ जाओ एकनाथ शिंदे की सरकार गिराने के चक्कर में। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सरकार गिरा दो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा अपनी। सर, आप ये बताइए, आप भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत हमेशा इस बयान को कहते हैं कि हम मराठी अस्मिता का सम्मान करते हैं, पर आज वही मराठी अस्मिता का नाम लेने वाले, राजनीति करने वाले आज किस तरीके से महिला को अपमानित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करूंगा कि जिस महिला को ये धमकियां दे रहे हैं उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि ये गुंडे लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर देते हैं, ये उसको जान से भी मरवा सकते हैं, रेप की धमकियां भी दे रहे हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के अपनी पार्टी से और बीजेपी नेताओं से अपील करूंगा कि आप सबसे पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराएं, उसके बाद में संजय रावत के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कानून के तहत उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो संजय राउत की अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत ने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसमें से कई विधायक हमारे संपर्क में है, महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन तो छोड़ दो, मेरे को लगता है आप दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग गए हैं मान्यवर। आप सपने देखना छोड़ दें। ये बीजेपी की सरकार है, एक तरफ हमारा चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ ऑटो चलाने वाला हमारा मुख्यमंत्री है। और ये गरीब जनता की दर्द को जानते हैं, ये गरीब के दर्दों को जानते हैं, क्योंकि खुद गरीबी से उभरे हैं। आज अगर हम जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जान देने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए कि वो गरीबों का हल निकालते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। आज आप
एक ऑटो वालों को चैलेंज कर रहे हो, यानी कि आप सिर्फ मलाई खाना जानते हो। आपने 2.5 साल में कितने काम किए? मुझे एक काम गिनवा दीजिए सिवाय संजय रावत जी से माल इकट्ठा करने के। इसीलिए ईडी ने उन पर रेड डाली और उन्हें नोटिस दिया। मैं ईडी के अधिकारियों को बधाई देता हूं और सैल्यूट करता हूं ईडी के अधिकारियों को, जिन्होंने ऐसे नेताओं को, जो नेता अपने आप को समझते हैं कि हम दबंग हैं, हमारे पे पुलिस नहीं आ सकती, हमारे पे ईडी नहीं आ सकती, हमारे पे कुछ नहीं आ सकता, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपने ऐसे नेता को दर्द दबोचा और इन्होंने जो अपमानना की है ईडी के नोटिस की, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ईडी से भी बड़ी कोई एजेंसी है तो संजय रावत को उठा के जेल में डालना चाहिए। वहीं पर संजय राउत बार बार पे इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर ईडी से लेकर कोई भी केंद्रीय एजेंसी महाराष्ट्र में जांच कर रही है, तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार के निर्देश दिए गए हैं। मोदी सरकार इस तरीके से काम करवा रही है एजेंसियों के द्वारा। देखिए, जिसकी भी चोरी पकड़ी जाती है, बंगाल में ममता बनर्जी की चोरी पकड़ी गई, उनके एक मंत्री पकड़े गए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर जो है मोदी जी करा रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? अरे तुम भ्रष्टाचारी हो भैया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईडी रेड डाल रही है, ना कि मोदी जी डाल रहे हैं। मोदी जी एक स्पष्ट साफ छवि के नेता हैं और एक अच्छे नेता हैं जो इस देश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। आप लोग उन्हें बदनाम ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ इस देश की जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब उनके साथ हैं। और आप किसी को मतलब कह देते हैं कि मोदी जी करा रहे हैं, सारा काम मोदी जी करा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था आपसे, आपके विधायक खुद चल करके एकनाथ शिंदे के साथ गए, मंत्री सारे उनके साथ चल के गए, जब तो आप बचा नहीं पाए। आज आप चैलेंज दे रहे हो कि हमारे साथ तो मंत्री संपर्क में है, हमारे साथ एमएलए संपर्क में। आओ दोबारा आ जाओ टक्कर में, हम तैयार हैं। हम खड़े हैं ऑटो वाले, हम ऑटो वाले उनके साथ खड़े हैं, हम गरीब लोग उनके साथ खड़े हैं। आओ सरकार गिरा करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। खाली धमकी देने से अब काम नहीं चलेगा। अब महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। 2.5 साल में जो गड्ढे आपने किए ना ज़मीनों में, मुझे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का फ़ोन आया, उसने मेरा इंटरव्यू देखकर बधाई दी मुझे कि आप सिर्फ अगली बार बोलें तो उसमें ज़रूर बोलना कि जो 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने जो दिया, वो धरती पर गड्ढे ज़रूर खोदे उन्होंने, जिनसे गाड़ियों के टायर टूटे, नुकसान हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ, आपने ये किया। आपके खुद बॉलीवुड के स्टार और बॉलीवुड के लोग मुझे फ़ोन कर करके बधाई देते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप आओ मेरे साथ कंपटीशन में, मैं तैयार हूँ आपके साथ। हर काम उल्टा हो जाए, चोरी आप करो, पैसा आप खाओ, नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी क्यों कराएंगे? हमारे देश की ईडी, हमारे देश की सीबीआई, हमारे देश की पुलिस इतनी आपके सरकार नहीं है। काम करती है सरकार, तनख्वाह देती है, और वो तनख्वाह जो आपको भी मिलती है वो हमारे टैक्सों से दी जाती है, और उस टैक्स से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। सर, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से आज संजय राउत की ये ऑडियो वायरल हो रही है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही बॉलीवुड की एक अभिनेत्री सामने आई थी जिन्होंने संजय राउत के ऊपर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। उसके बाद कंगना रनौत का मामला सामने आना, जिस तरीके से कंगना रनौत को हरामखोर कहा था संजय राउत ने, जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि कई बार अपमानित कर चुके हैं महिलाओं को संजय राउत, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम फिर एक बार सत्ता में आएंगे। तो क्या ऐसे नेता को महाराष्ट्र की जनता जगह देगी? क्या ऐसे नेताओं को आने वाले बीएमसी चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में कोई जनता वोट देगी, स्वीकारेगी हमारे अपने नेता की तरह? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके दिन ख़त्म हो गए हैं। और बाला साहब ठाकरे माननीय बर इतने अच्छे इंसान थे कि वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चले। आज तक उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा लिया। मैं मुसलमान हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। मेरी उनसे बाला साहब ठाकरे से भी मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला भी, और उनके परिवार में भी मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोबारा ख्वाब देखने तो छोड़ दें। आपको तो नकार दिया महाराष्ट्र की जनता ने। आपने जो 2.5 साल उगाही की, 2.5 साल संजय रावत जी उद्धव ठाकरे जी को भी फंसाने वाले और उनकी सरकार गिराने वाले केवल एक आप शख्सों में आपके मुंह पे कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं। आप जब मर्जी मुझे आ जाना, मैं जब मर्जी आपका दिल करे मैं आपके साथ हूं, बहस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे देश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो रहेंगे वो हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि ये गरीब है और वो दर्द जानते हैं। आज वो बारिशों में निकल करके खड्डे भरवा रहे हैं, आप मेडिकल की सुविधाएं दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी जगह जगह जा रहे हैं, बिना सुरक्षा जा रहे हैं। आपको तो इतनी सुरक्षा चाहिए, करोड़ों रुपया सुरक्षा पे खर्च हो जाता था। और आप क्या हैं, एक राज्यसभा से सांसद बन गए। आओ लोकसभा आप लड़ो एक लोकसभा से, और मैं लड़ता हूँ एक लोकसभा, देखते हैं कौन जीतता है। मैं गरीब आदमी और आप अमीर आदमी हो। संजय रावत जी बोलो कौन सी लोकसभा से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, मैं तुम्हारे साथ चैलेंज से लोकसभा चुनाव लड़ता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले ही हमारी बात मान लेती तो हम कांग्रेस या फिर एनसीपी के साथ गठबंधन ना करते। वो तो काफ़ी ज़्यादा भारी मन से हमने गठबंधन किया था। इस तरीके की बातें भी आजकल संजय राउत बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
भारी मन से किया था या आपकी डिमांडें ज़्यादा थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी की डिमांड नहीं मानते हैं, वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, और उन्होंने देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बना करके ये दिखा दिया कि वो कांग्रेस आदिवासी का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं, दोबारा चैलेंज दे रहा हूं कि आप जहां से लोकसभा लड़ना चाहें लड़ लो। आप सरकार तो क्या एक एमपी का चुनाव नहीं जीत सकते, ये तो आपको खैरात में दी गई है राज्यसभा। ये तो शुक्र मानो कि आपको राज्यसभा में ले लिया, लोकसभा तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। और आप जब लड़ना चाहो, जिस लोकसभा से लड़ना चाहो, जिस विधानसभा से लड़ना चाहो, मैं शकील सैफी आपके सामने टक्कर से टक्कर लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। या तो आप राजनीतिक से संन्यास ले लेना या मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। चलिए सर, ये भी कह रहे हैं संजय राउत के महाराष्ट्र में फिर एक बार सत्ता बनाएंगे हम, हमारी सरकार जो है वो आएगी, शिवसेना को मजबूत करेंगे। इससे पहले भी कई बार शिवसेना में फूट पड़ी है, इस बार पड़ गई तो कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या लगता है शिवसेना का जो मामला अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1 तारीख को सुनवाई होने वाली है, किसके पास जाएगी ये शिवसेना, किसके पास रहेगा चुनाव चिन्ह? असलियत में तो एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो शिवसेना के असली हकदार हैं, क्योंकि वो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ करते हैं अपने ऑफिस में भी। हाँ, एक सीख तो दे दी एकनाथ शिंदे जी ने। आजकल मैं देख रहा हूँ टीवी डिबेट में या टीवी इंटरव्यू में अपने उद्धव ठाकरे जी को, कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लगानी चालू कर दी, क्योंकि मैंने 5-6 इंटरव्यू में बोला कि आपने आज तक फ़ोटो नहीं लगाई, तो वो फ़ोटो लगानी चालू कर दी। लेकिन अब तो सरकार और जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा पार्टी का, क्योंकि उनके साथ बहुमत ज़्यादा है, उनके साथ एमएलए ज़्यादा है, उनके साथ मंत्री ज़्यादा है, उनके साथ सांसद ज़्यादा है। आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि मिलनी चाहिए, और बाकी कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकारेंगे।